बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन लेक्चर के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर हुई आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद रिजवान इस्लाम। क्लास लास्ट टाइम हमने टॉपिक क्लियर किया था जो वो डेटाबेस का वो चैप्टर नंबर 3 का लास्ट टॉपिक था, जिसमें था जी आपका फाइल ऑर्गेनाइजेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करना है। आज हमने डाटा इंटीग्रिटी एंड नॉर्मलाइजेशन, डाटा इंटीग्रिटी एंड नॉर्मलाइजेशन इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसका जो चैप्टर के नाम में ही लिखा है डाटा इंटीग्रिटी, वो देखते हैं कि डाटा इंटीग्रिटी का क्या मतलब है। डाटा इंटीग्रिटी हमारे पास मतलब है कि डाटा की रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी, यानी कि जो हमारे पास डाटा है उसकी रिलायबिलिटी और उसको एक्यूरेसी, यानी जो डाटा है हमारे पास वो हमारे पास बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए और बिल्कुल वो रिलायबल डाटा होना चाहिए। मतलब कि डाटा हमारे पास एक क्वालिटी का डाटा होना चाहिए, कि डाटा की क्वालिटी होनी चाहिए। और डाटा की क्वालिटी तभी होती है जब डाटा आपका एक्यूरेट हो और रिलायबल हो, और ये हम मेंटेन करते हैं इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट से। इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग डाटा की इंटीग्रिटी को बरकरार रखते हैं। इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स क्या होती हैं? वो रूल्स होते हैं जिसकी मदद से हम डाटा को करेक्ट रखते हैं। वो रूल्स जिसकी मदद से हम डाटा को एक्यूरेट और रिलायबल रख सके उसे हम लोग कहते हैं इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। और इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट को यूज़ करते हुए हम लोग डाटा की इंटीग्रिटी को मेंटेन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इंटीग्रिटी का रूल है कि जो एम्प्लॉय है उसका जो आईडी है वो दो एम्प्लॉय को नहीं मिल सकता। दो एम्प्लॉय हैं, दोनों का आईडी जो है वो डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। तो अगर दोनों का आईडी डिफरेंट है तो इस तरह से क्या हुआ, हमारी इंटीग्रिटी बरकरार रही, हमारा डाटा एक्यूरेट रहा, हमारा डाटा जो है वो रिलायबल रहा। अब जो हमारे पास डाटा की इंटीग्रिटी है वो दो तरह की होती है। डाटा की इंटीग्रिटी एक है एंटिटी इंटीग्रिटी और एक है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। आपकी जो एंटिटी इंटीग्रिटी, इसका क्या मतलब है कि आपकी जो एंटिटी है हर एक एंटिटी की अलहदा से पहचान होनी चाहिए, हर एक एंटिटी अलहदा से रिप्रेजेंट होनी चाहिए। मतलब कि एट्रीब्यूट ऑफ प्राइमरी की कैन नॉट कंटेन अ नल वैल्यू। अगर आपके जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो आपकी प्राइमरी की है, उसमें कोई भी वैल्यू नल नहीं होनी चाहिए, कोई भी वैल्यू खाली नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर कोई वैल्यू खाली होगी तो उस एंटिटी को हम लोग यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। अगर एक स्टूडेंट्स का टेबल है, उसमें एक स्टूडेंट को हमने जो प्राइमरी की सिलेक्ट की थी उसका स्टूडेंट आईडी, तो किसी स्टूडेंट का आईडी ही नहीं होगा तो उसको हम किस तरह से अलहदा से आइडेंटिफाई कर सकेंगे। तो इस तरह एंटिटी की इंटीग्रिटी को मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी है कि आपकी जो प्राइमरी की है उसमें हर एक जो एंटिटी है उसको अलग से उसकी वैल्यू मौजूद होनी चाहिए। इसके बाद हमारे पास है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का क्या मतलब है कि अगर आपके पास दो टेबल हैं, एक टेबल की जो प्राइमरी की है वही प्राइमरी की अगर दूसरे टेबल में मौजूद हो तो दूसरे टेबल की जो प्राइमरी की है वो उसकी फॉरेन की कहलाएगी। पहला टेबल जो है जो पेरेंट टेबल है, दूसरा जो है वो चाइल्ड है। तो पेरेंट टेबल की प्राइमरी की अगर वही चाइल्ड टेबल में भी मौजूद हो तो चाइल्ड टेबल में वो प्राइमरी की आपकी क्या कहलाएगी, फॉरेन की। तो इसकी दोनों एक दूसरे के साथ रेफरेंस में हैं। तो रेफरेंस में है तो आप पेरेंट टेबल आप चाइल्ड टेबल में कोई भी चीज़ डिलीट नहीं कर सकते, इंसर्ट नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते जब तक कि आप वो पेरेंट टेबल में भी डिलीट, इंसर्ट या मॉडिफाई ना करें। तो दोनों की इंटीग्रिटी इस तरह से बरकरार रहती है। अगर आपने चाइल्ड टेबल में कोई चीज़ डिलीट करनी है तो वो आपको पेरेंट टेबल में भी डिलीट करनी पड़ेगी। अगर आपने चाइल्ड टेबल में कोई चीज़ न्यू ऐड करनी है तो वो आपको पेरेंट टेबल में भी ऐड करनी पड़ेगी। जैसा कि इस टेबल में आप लोगों को पेज के अंदर देखें, इसमें टेबल में आपको दिखाया गया है कि आपको ये इंटीग्रिटी बरकरार रखनी पड़ती है। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, ये आपका एक टेबल है पेरेंट टेबल, ये आपका चाइल्ड टेबल है। तो चाइल्ड टेबल के अंदर आपने कोई भी मॉडिफिकेशन करनी है तो इसकी कोई भी इंसर्शन, डिलीशन या कोई भी चीज़ आपने इसमें मॉडिफिकेशन करनी है तो ये सारी की सारी मॉडिफिकेशन आपको इस टेबल के अंदर भी करनी पड़ेंगी। तो ये है आपकी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब है डाटा को एक्यूरेट रखना, डाटा को रिलायबल रखना। अब नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है जी डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स होती हैं आपके रिलेशंस के अंदर या टेबल्स के अंदर, ठीक है, उनको
दूर करें। जो प्रॉब्लम आपके टेबल के अंदर मौजूद होती हैं उनको अगर दूर किया जाए तो वो उस चीज़ को हम लोग नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। नॉर्मलाइजेशन का टॉपिक आपका नेक्स्ट आएगा, तब हम उसको डिटेल से देखेंगे। अभी फ़िलहाल हम देखते हैं कि हमारे टेबल के अंदर जो है वो कौन कौन सी प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो टेबल के अंदर सबसे पहले जो हमारे पास प्रॉब्लम है वो है जी आपका सिनोनिम। सिनोनिम जैसे आप लोग पढ़ते रहे हैं उसके अंदर आपका इंग्लिश के अंदर, बिल्कुल उसी तरह से ही आप इसको भी पढ़ सकते हैं कि सिनोनिम का मतलब क्या है कि आपके टेबल के अंदर टू डिफरेंट नेम का एक ही एट्रीब्यूट हो, एट्रीब्यूट एक ही हो लेकिन उसके नाम दो हों। यानी इसकी एग्जांपल के तौर पर हम लोग समझें तो वो देखें, ये वाली जो एग्जांपल है इसमें कहता है कि आइटम का टेबल है, एक सप्लायर का टेबल है। तो आइटम के टेबल में देखें आइटम नंबर, आइटम कलर एंड सप्लायर कोड, सप्लायर कोड लिखा गया है। तो इसके नीचे आप देखें सप्लायर के टेबल में सप्लायर आईडी एंड सप्लायर नेम। तो आइटम और सप्लायर दोनों के टेबल में अगर आप देखें तो सप्लायर, एक में सप्लायर आईडी है और एक में सप्लायर कोड है, यानी एक ही तरह का डाटा है लेकिन उनके दो एट्रीब्यूट बना दिए गए हैं, दो नेम रख दिए गए हैं, डिफरेंट नेम एक ही एट्रीब्यूट के। तो ये आपकी प्रॉब्लम आती है टेबल के अंदर, सिनोनिम की प्रॉब्लम। सिनोनिम की प्रॉब्लम के बाद आपकी नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आती है वो आती है जी होमोनिम्स। होमोनिम्स क्या होते हैं? इस प्रॉब्लम में क्या होता है, अकर्स व्हेन द सेम नेम इज़ यूज फॉर टू डिफरेंट एट्रीब्यूट्स। दो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं उसको आपने एक ही नेम दे दिया है, ठीक है, एक ही एट्रीब्यूट को दो नेम दे दे तो ये आपका सिनोनिम, और दो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को एक ही नाम दे दें तो ये आपका क्या कहलाता है, होमोनिम। तो होमोनिम की एग्जांपल अगर हम देखें तो इसमें ज़रा देखें पेज नंबर 65 पे 66 पेज पे देखें आप लोग, होमोनिम की जो आपको प्रॉब्लम एक्सप्लेन कर रहा है उसके अंदर क्या होता है। एग्जांपल के तौर पे ये जो एग्जांपल लिखी गई है, एक कस्टमर का टेबल है उसमें देखिए कस्टमर आईडी, कंपनी नेम, और सप्लायर का टेबल है उसमें सप्लायर आईडी एंड कंपनी नेम। तो दो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, दोनों को कंपनी नेम दे दिया, एक कस्टमर की कंपनी का नेम है, एक सप्लायर की कंपनी का नेम है, तो दोनों में कन्फ्यूजन आ जाएगी। तो आपने दो एट्रीब्यूट्स का सेम नेम रख दिया तो आपका क्या हुआ, ये आपकी होमोनिम की प्रॉब्लम आपके टेबल में आ गई। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी आती है रिडंडेंसी की। रिडंडेंसी क्या होती है कि आपके टेबल के अंदर एक गैर ज़रूरी तौर पे आपने डाटा को स्टोर कर रखा है या डाटा को आपने डुप्लीकेट दो दफ़ा स्टोर कर रखा है। इसकी एग्जांपल को अगर हम देखें तो ये एम्प्लॉय का एक टेबल है, इसमें देखें एम्प्लॉय आईडी, नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड एज लिखी गई है। एम्प्लॉय आईडी तक तो ठीक है, नेम भी ठीक है, लेकिन जब आपने डेट ऑफ बर्थ रख दी उसकी तो डेट ऑफ बर्थ से आप उसकी एज को कैलकुलेट कर सकते हैं, तो एज लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने क्या किया, अननेसेसरली इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर दिया कि गैर ज़रूरी तौर पे आपने इसमें इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर दिया, आपको एज को स्टोर करने की ज़रूरत नहीं थी। आप एक एट्रीब्यूट से दूसरे एट्रीब्यूट की वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं रिडंडेंसी ऑफ डाटा। तो ये भी आपके टेबल में एक प्रॉब्लम होती है या आ सकती है। नेक्स्ट हमारी जो प्रॉब्लम है वो है म्यूचुअल रेफरेंसिंग, म्यूचुअल एक्सक्लूसिवनेस ऑफ डाटा। इसका क्या मतलब है कि आपके टेबल के अंदर कोई ऐसा एट्रीब्यूट है जिसमें आप येस और नो की वैल्यू, येस और नो की वैल्यू एंटर कर सकते हैं, यानी कि ट्रू और फॉल्स, येस और नो, इस तरह से ऑप्शनल वैल्यू आपने एंटर करनी होती है। तो आप उसमें भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे आप देखिए इस एग्जांपल के तौर पर ये एम्प्लॉय का एक टेबल है, इसमें एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय के एक मैरिड का एट्रीब्यूट है और एक सिंगल का। तो इसमें प्रॉब्लम आ सकती है अगर आपने यस या नो से इसको डिफाइन करना हो। अगर आप यस सेलेक्ट करते हैं तो या तो वो मैरिड है पर्सन या वो सिंगल है, तो आप दोनों पे अगर यस कर देते हैं तो ये आपकी प्रॉब्लम आएगी कि आपका या तो मैरिड होगा या सिंगल होगा, दोनों में यस या दोनों में नो नहीं हो सकता, दोनों में से एक तो लाजमी होगा, या सिंगल होगा या वो आपका मैरिड होगा। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आप क्या करते हैं, आप एक एट्रीब्यूट जो बनाते हैं मैरिटल स्टेटस, कि उसकी शादी का स्टेटस क्या है, सिंगल है कि मैरिड है, आप इस तरह से इस प्रॉब्लम को दूर करते हैं। तो आप ये जो प्रॉब्लम है म्यूचुअल एक्सक्लूसिवनेस ऑफ डाटा, ये आपकी क्या होती है, जो उस तरह से आती है जब आपकी वैल्यू यस और नो, ट्रू और फॉल्स में ऑप्शनल वैल्यू आपने देनी होती है। तो इस तरह से आपकी ये प्रॉब्लम आपके टेबल के अंदर आती है।
नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है जी डेटाबेस एनोमलीज़। डेटाबेस एनोमलीज़ क्या होती हैं? वो प्रॉब्लम जो डाटा की रिडंडेंसी की वजह से आती हैं, या डाटा की रिपीटेशन की वजह से, या अननेसेसरली डाटा एंटर करने की वजह से। हमारे टेबल के अंदर जब हम गैर ज़रूरी तौर पर डाटा उसमें इंसर्ट कर देते हैं जो जिसकी ज़रूरत नहीं होती, या डाटा डुप्लीकेट हो जाता है, तो उसकी वजह से जो प्रॉब्लम हमारे पास आती है उसे हम लोग कहते हैं डेटाबेस एनोमलीज़। डेटाबेस एनोमलीज़ में हमारे पास जो जो अनामलीज आती हैं वो हमें किस किस तरह से प्रॉब्लम करती हैं। वो हमारे इंसर्शन में, डिलीटिंग में और डाटा को मॉडिफाई करने में हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ती हैं, जिसकी वजह से हमारा डाटा जब हम अपडेट करते हैं तो डाटा हमारा लॉस हो सकता है। ठीक है, तो ये अनोमलीज़ की वजह से हमारा डाटा लॉस हो सकता है। तो डिफरेंट टाइप्स की जो हमारे पास अनोमलीज़ हैं वो पेज नंबर 67 पे हम लोग देखें तो वो है सबसे पहले हमारे पास क्या है? इंसर्शन एनोमली। इंसर्शन एनोमली। इंसर्शन एनोमली का क्या मतलब है कि जब हम डाटा को टेबल के अंदर नई नई एंट्री या नया डाटा एंटर करते हैं तो उससे क्या होता है? इंसर्शन एनोमली आ जाती है, क्योंकि यूज़र कैन नॉट इंसर्ट अ फैक्ट अबाउट एन एंटिटी अनटिल ही हैज़ एन एडिशनल फैक्ट अबाउट अनदर एंटिटी। बाज़ औक़ात हमें किसी चीज़ को एंटर करने के लिए किसी दूसरी एंटिटी के डाटा को भी एंटर करना पड़ता है, तो ये इंसर्शन एनोमली है। डिलीशन एनोमली। डिलीशन एनोमली में क्या होता है कि अगर हम किसी एक एंटिटी को डिलीट करते हैं तो ऑटोमेटिकली कोई और एंटिटी भी डिलीट हो जाती है, ये भी आपकी प्रॉब्लम आती है। इसके बाद क्या प्रॉब्लम है जी? मॉडिफिकेशन एनोमली। मॉडिफिकेशन एनोमली में क्या होता है कि जब हम किसी एक चीज़ का डाटा मॉडिफाई करते हैं तो किसी और एंटिटी का डाटा भी मॉडिफाई हो जाता है। तो इस तरह से भी आपकी प्रॉब्लम आती है कि एक चीज़ को इंसर्ट करने से पहले किसी और चीज़ को इंसर्ट करना पड़ता है, एक चीज़ को डिलीट करें दूसरी चीज़ भी डिलीट हो जाती है, या एक चीज़ में कोई मॉडिफिकेशन करें तो किसी दूसरी एंटिटी में भी मॉडिफिकेशन हो जाती है। इसको अगर आप एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करें, ये जो टेबल हमारे पास बना हुआ है इसके साथ समझने की कोशिश करें। कस्टमर आईडी, नेम, सेल्समैन और रीजन, ये 4 एट्रीब्यूट्स का टेबल बना हुआ है सेल्स का। अब इसमें इंसर्शन एनोमली क्या है? इंसर्शन एनोमली ये है कि सपोज करें कि आपने एक नया जो है सेल्समैन ऐड करना है, आबिद, ठीक है, जो कि नॉर्थ रीजन को डील करता है। द रिकॉर्ड ऑफ न्यू सेल्समैन कैन नॉट बी एंटर, जब तक उसको एक कस्टमर का आईडी ना दिया जाए। तो इसमें कस्टमर का आईडी देंगे तो फिर ही नया सेलमैन ऐड होगा, यानी कस्टमर और सेल्समैन दोनों को इंसर्ट करना पड़ेगा। तो इस तरह से इसकी इंसर्शन एनोमली जो है वो आती है। फिर आपकी डिलीशन एनोमली में देखेंगे कि जब आप एक कस्टमर आईडी 40 लिखा हुआ है इसको डिलीट करेंगे तो इससे क्या होगा कि आपके इसके रिलेटेड जो सेल्समैन है खालिद, वो भी डिलीट हो जाएगा। तो डाटा को रिपीट कर, डाटा की जो अननेसेसरी डाटा हम एंटर करते हैं, डाटा की रिडंडेंसी की वजह से हमें जो एनोमलीज आती हैं इंसर्शन की, डिलीशन की। फिर मॉडिफिकेशन में क्या होता है कि मॉडिफिकेशन की जो प्रॉब्लम है उसमें अगर हम कहते हैं हमने अहमद जो है हमारा सेल्समैन, उसको हम एक ईस्ट रीजन से साउथ रीजन में मूव करते हैं, तो इस डाटा को हमें अपडेट करना पड़ेगा। जब हम अहमद को अपडेट करेंगे तो अहमद से रिलेटेड जहाँ जहाँ भी इंफॉर्मेशन, जिस टेबल में जहाँ भी इंफॉर्मेशन होगी वो सारी की सारी हमें चेंज करनी पड़ेगी। तो ये हैं जी आपकी एक टेबल के अंदर जो अनोमलीज़ या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आज का टॉपिक हमारा क्लास यहीं तक था, जिसमें हमने कवर किया है चैप्टर नंबर 4 डाटा इंटेग्रिटी, फिर इंटेग्रिटी की टाइप्स, फिर उसके बाद हमने की है जो प्रॉब्लम रिलेशन के अंदर आती हैं, फिर हमने डिस्कस किया जी डाटाबेस एनोमलीज़, और उस एनोमलीज़ को एक एग्जांपल के थ्रू हमने डिटेल से समझा है। उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।